राजकुमार सर, हेलो। हाँ बोले। सर एक छोटा सा एक मेरा क्वेश्चन था, अगर आप मुझे समझा पाएंगे। 179 सर, क्या आपने बताया था रेफरल पे, तो क्या ये रेफरल पे भी लागू होगा क्या? जैसे किसी को इंजर्ड होने पे उसको रेफर कर दिया जाएगा, या फिर उस पे भी लागू होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पर ठीक है उसके सर, लिए ठीक उसका परिणाम होना, वहाँ डेथ होना आवश्यक है। ये नहीं वो सिर्फ इलाज करने के लिए गया वापस आ गया, तो वहाँ वो सिचुएशन में वो नहीं होगा। वहाँ तो वही होगा जहाँ ऑफिस कमिट हुआ है, वो उसी इन है। केस में है जहाँ उसका जो लास्ट रिजल्ट है वो निकला है उस कंडीशन में। ठीक ठीक है सर, ठीक। कर दिया आपने, राइडर थैंक यू। लगा दिया उस पे कि भैया एक्सीडेंट हुआ उसका अजमेर में और उसको जयपुर ले आया और जयपुर में वो ठीक होकर वापस चला गया, तो फिर जयपुर में नहीं जुरिस्डिक्शन होगा। सही कह रहा हो राजकुमार जी? जी सर, जी सर। चलिए चालू करते हैं थैंक मित्रों। यू। आगे के लिए आज जुडिशरी पे घूमने चलते हैं जरा दिग्विजय सर के साथ। और कल हमने बातचीत की थी, कल का मैंने कहा था थोड़ा सा होमवर्क करिए उस पे आप लोग। उसका पर्पज ये था कि वहाँ बहुत काम की चीजें थी हमारे लिए, फिर भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा। और मैंने भी पहले बार इतने साल की सारी डिग्रियां विग्रियां करने के बाद मुझे लगा कि यार बहुत सारी चीजें हैं जो जानने की है। तो आज हम जुडिशरी पे बात करने वाले हैं, और देर आर सो मेनी टाइम्स देयर इज ए conflict between judiciary and legislation and executive also. So over to। और कल क्वेश्चन भी था एक उनका कि साहब वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा कि नहीं आएगा। तो गणेश शायद क्लियर हो गया होगा आपका आंसर उसका। नहीं सर, नहीं हुआ अभी तक। क्यों, क्या प्रॉब्लम थी उसमें बताइए। सर उसमें स्पेसिफिक तो कहीं नहीं है। क्यों, इम्यूनिटी में नहीं आएगा वो? चलिए, कल गणेश का एक क्वेश्चन था, उसको लास्ट में लेंगे। दिग्विजय सर अभी आप ले लें आगे, ये क्वेश्चन आज खड़ा करेंगे फिर उस पर बातचीत करेंगे। ओवर टू श्री दिग्विजय सर, चालू करें दिग्विजय सर। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है आप। ठीक है सर। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, पार्ट 5, संघ की न्यायपालिका। तो यहाँ पर जब संविधान बना, तो यहाँ पर संविधान के अंदर न्यायपालिका का वर्णन किया, और न्यायपालिका को एक स्वतंत्र रूप से इसको बनाया गया कि न्यायपालिका की अपनी एक स्वतंत्रता होगी, जो कार्यपालिका और विधायिका पर वाच भी करेगी, और इस तरह के कोई कानून बनाए जो वायोलेशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो उन पर चेक और बैलेंस करे, और अपने सबऑर्डिनेट्स द्वारा कोई ऐसा कोई ऑर्डर, जजमेंट कुछ भी पारित किया है तो उस पर अपील या ओरिजिनल जुरिडिक्शन पर सुन सके। तो इस तरह जो संघ की न्यायपालिका के रूप में सबसे टॉप पर है अपेक्स कोर्ट, जिसे संविधान में उच्चतम न्यायालय की संज्ञा दी है, जिसके बारे में आर्टिकल 124 में बताया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसका गठन है। तो इस तरह से जो पूरा प्रोविजन है इसमें 124 टू 147 आर्टिकल्स में इनके सारी बातें की गई हैं। क्या पावर्स होंगी, कौन चुने जाने मतलब नियुक्त होने के लिए योग्य होगा, क्या क्या उनके नियम्स होंगे, जुरिडिक्शन क्या है, सब इसमें बताया गया है। तो यहाँ कुछ बातें हैं कि जो अपने बात की कि संविधान की न्यायपालिका चेक और बैलेंस करती है, जब जरूरत पड़ती है तो इंटरप्रिटेशन करती है, संविधान का निर्वचन करती है, जो वायोलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो उन पर भी एग्जीक्यूशन करके और आर्टिकल 32 के मार्फत उन पे रिट्स जारी की करवाई जा सकती हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो अब यहाँ आर्टिकल 124 पर आते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहली बात है इसमें कि जो फर्स्ट क्लोज यही कहता है
कि कौन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जो कैसे गठन होगा इसका। तो यहाँ सबसे पहले बोल दिया कि एक मुख्य न्यायाधीश, जब शुरुआत में जब यहाँ गठन हुआ था, जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ, उस समय 7+1 की व्यवस्था थी। बाद में ये बदलती गई और अभी मेरे पास जो एक्ट है उसके अनुसार 30+1 का है, लेकिन मेरी जानकारी में एक 33+1 की भी आ रही है, तो इसमें मुझे ठीक करे। तो एक्ट के अनुसार अभी 30+1 की व्यवस्था है, जो मेरे पास एक्ट है, क्योंकि मेरे पास 2 एक्ट हैं, एक में 7+1 पुराना वाला ही चल रहा है, तो वो छपने की प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर मेरी नॉलेज में जो है वो 30+1 है, और कहीं मैंने पढ़ा है तो 33+1 भी लिखा हुआ है, तो मुझे ये ठीक करे। हाँ, तो रोहित ने लिखा है 34 है, तो 33+1 है। तो प्रेजेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कौन होगा कि साहब उच्चतम न्यायालय होगा एक, ये कहता है, और कि एक चीफ जस्टिस और उतने जो संसद विधि द्वारा तय करे उतने उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ वर्तमान में 33+1 की व्यवस्था है। ठीक है, ये बात हुई। संसद विधि द्वारा घटा बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, ये बात है। आर्टिकल 124 का पहला क्लोज है। सेकंड बात ये करता है कि यहाँ कैसे इनका कौन नियुक्त करेगा, कैसे इनका गठन होगा, तो कैसे इनकी नियुक्ति होगी। तो यहाँ क्लोज 2 कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कैसे करेगा? उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट से परामर्श करके। अब परामर्श कौन किससे करेगा? उच्चतम न्यायालय का कौन होगा जिससे परामर्श किया जाएगा? तो यहाँ कह दिया कि जब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाना है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति वारंट द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ में, अपने सिग्नेचर और सील के साथ में वारंट जारी करके नियुक्त करेगा। लेकिन परामर्श किस किस से करेगा? तो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परामर्श करेगा। अब इनके जो जजेस हैं उनमें से, तो यहाँ बेसिक बात तो ये की है। और उम्र कितनी है कि साहब 65 साल का होगा, 65 साल तक कार्य कर सकेगा। और यहाँ पर जो बात है कि जो आर्टिकल 124 का जो दूसरा क्लोज है, इसको अगर देखें तो इसमें कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके और उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और 65 वर्ष तक धारण करेगा। अब यहाँ ये बात आती है कि जो परामर्श करते हैं, तो इसमें कहा है कि जो सीजेआई से भिन्न, चीफ जस्टिस से भिन्न जितने भी जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो सदैव सीजेआई के परामर्श से किए जाएंगे। और यहाँ जो नियुक्ति के संबंध में जो व्यवस्था चल रही है, पहले जो चल रही थी, वर्तमान में वापस वही है व्यवस्था, वो है कॉलेजियम व्यवस्था, कि जहाँ पर 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, उनसे राष्ट्रपति कंसल्ट करेगा, परामर्श वो देंगे, उसके बाद नियुक्ति होगी। अब बात आती है इसमें कि जो इसका प्रोवाइडेड है, अगेन जो फर्दर प्रोवाइडेड कह रहा है कि जब यदि कोई न्यायाधीश है यहाँ पर इस खंड 2 में, वो अपना पद त्याग सकता है, तो कैसे कि साहब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के साथ में अपना त्याग पत्र दे सकता है। फिर कह दिया कि क्या और भी तरीके हैं, तो कि क्लोज 4 के अनुसार हटाया भी जा सकता है। वहाँ क्या दे रखी, वो महाभियोग की प्रक्रिया है, वहाँ हटाने के लिए, वो हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग क्या, सॉरी गलत है सब, वहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है उसके अनुसार हटाया। खंड 4 में बात करेंगे। अब खंड 4 में जो है उसके अनुसार हटा सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की इसकी, यहाँ क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो क्वालिफिकेशन में भारत का नागरिक होना जरूरी है, खंड 3 यही कहता है। और हाई कोर्ट में 5 साल या अधिक वर्ष के लिए लगातार न्यायाधीश रहा हो। फिर दूसरी बात है, या फिर क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष या अधिक वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करी हो, वकालत। फिर तीसरी बात आती है कि क्या और व्यक्ति भी हो सकता है, तो कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। अभी पारंगत की कोई वो नहीं है, बाकी कानून का ज्ञान जिसे है वो व्यक्ति नियुक्त हो सकता है। पद से हटाने की बात जो है वो खंड 4 में की गई है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को या जो है कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ वर्ड दिया है कि मिसकंडक्ट और
इनकैपेसिटी, साबित कदाचार या वो असमर्थ है कार्य करने में, तो उसे पद से हटा सकते हैं। लेकिन कैसे? यहाँ ये बताया है कि संसद के प्रत्येक सदन, जो सदन है वो अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की जो कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। अब बात है इसमें जो खंड 5 है उसके अनुसार कि यहाँ पर जब ये उसको प्रोसीजर हटाने का, जब साबित कदाचार या असमर्थता के कारण जब हटाते हैं, तो यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन और जो उसकी जांच है और उसको साबित करने की प्रोसीजर है वो कौन तय करेगा? तो यहाँ ये कह रहा है कि संसद करेगी। ये खंड 5 ये बात करता है। अब एक एक्सप्लेनेशन यहाँ हमने छोड़ दिया था इसमें, जो सबसे फर्स्ट उसमें था कि अधिवक्ता रहने की अवधि की गणना करनी है तो क्या कैलकुलेशन की जाएगी, कौन कौन सी अवधि है? तो यहाँ पर बात है कि अधिवक्ता रहने की अवधि की गणना में वो अवधि भी शामिल की जाएगी जिसमें अधिवक्ता होने के बाद वो न्यायिक पद धारण कर रहा है। मतलब अधिवक्ता कहाँ रहने की बात की थी कि उच्च न्यायालय में वकालत करता हो। यदि उस दौरान वो किसी मतलब जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता है तो डीजे कैडर के पद का वो अधिकारी है, तो यहाँ पर वो भी कंसिडर की जाएगी अवधि। तो जहाँ वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं इसको कि 124 गठन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यहाँ पर चीफ जस्टिस और उतने न्यायाधीश न्यायालय में होंगे जितने संसद द्वारा तय करे। तो समय समय पे बदलता रहा है। 7+1 सबसे पहली व्यवस्था ये थी, आज वर्तमान में 33+1 की व्यवस्था है। ठीक है। इसके बाद दूसरी में खंड में बात की कि जब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा हस्ताक्षर और मुद्रा के द्वारा अपना वारंट जारी करके, उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट के जो है परामर्श के बाद में नियुक्त करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज से भिन्न चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की सदैव परामर्श ली जाएगी। ये बात इसका प्रोवाइडेड कहता है। फिर अगेन प्रोवाइडेड में ये बात की कि राष्ट्र जो कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र दे सकता है संबोधित करते हुए। और दूसरे में कहा इसी के अंदर जो खंड 4 के अनुसार उसको हटाया जा सकता है। अब खंड 4 में हमने बात ही की कि संसद जो है उसके प्रत्येक सदन के कुल बहुमत की सदस्य संख्या से और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। और ग्राउंड कहते हैं कि साबित कदाचार या असमर्थता के कारण। एज कितनी होगी और क्वालिफिकेशन के बारे में खंड 3 में देखा। क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय या में 5 या अधिक वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष या अधिक अवधि तक वकालत की हो और 65 वर्ष तक की आयु के लिए नियुक्त रहेगा। ये 124 है। अब यहाँ एक कुछ केस लॉज हैं जो इस पे बात करते हैं और कॉलेजियम की कुछ बात भी आएगी। तो पहला इस पर जो एक केस है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, पेज नंबर 4 SCC 44। इसमें ये कहा कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में CJI की राय को प्रधानता दी जाएगी, चीफ जस्टिस की राय को प्रधानता दी जाएगी। इसमें ये बात कही। और सब संभवतः सबसे जो वरिष्ठतम है उसी को हायरार्की में चुना जाएगा चीफ जस्टिस के रूप में। वरिष्ठतम जज ही सुप्रीम कोर्ट का CJI होगा। यदि एक चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद जो वरिष्ठतम होगा उसे होगा। इसमें ये बात की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है। मुझे पूरा इसका याद नहीं, इतना ही याद आ रहा है। इसमें कहीं पढ़ा वहां भी यही मिला मुझे, इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला। इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित बातें की गई थी। तो इसमें संविधान पीठ ने
निर्धारण किया कि नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में परामर्श की जो प्रक्रिया है, उसका जो परामर्श की जाएगी वो प्रक्रिया का पालन किए बिना भारत के चीफ जस्टिस द्वारा की गई सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसमें कुछ बातें की गई हैं, वो ये है कि परामर्श की प्रक्रिया को अधिक विस्तृत किया है। यहाँ परामर्श की जो प्रोसीजर है उसको ब्रॉड किया है, व्यापक दृष्टिकोण से देखा है। इसमें कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उनके समूह कोलेजियम से परामर्श करके ही भारत के चीफ जस्टिस अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगा। सीजेआई को अकेले मत प्रक्रिया नहीं है, मतलब सीजेआई अकेला केवल ऑल एंड सेंटर नहीं होगा, यहाँ पे कोलेजियम व्यवस्था है, उससे परामर्श करना आवश्यक है। कोलेजियम व्यवस्था में 4+1 की व्यवस्था है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं 1 मुख्य न्यायमूर्ति। और इसके बाद में जो आर्टिकल 124 आएगा उसमें कुछ बातें हुई, हालांकि वो प्रेजेंट में व्यवस्था वो भी लागू नहीं रही। अब बात आई कि जो इसमें 2 बातें रह गई थी, 124(6) और 124(7) जो क्लोज है आर्टिकल, उसमें बात की कि पद ग्रहण करेगा तो कैसे करेगा। हमने गठन भी अब देख लिया, कौन एंटाइटल चुने जा नियुक्ति के लिए वो होगा योग्य, वो सब बातें की। पर ये कहता है कि पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, अगेन वही अनुसूची 3 के अनुसार, उसके प्रारूप के अनुसार वो शपथ लेगा। वहां पर अनुसूची 3 में 8 खंड है, वहां अलग अलग बातें की गई है। संसद सदस्यों के लिए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी के लिए उसी में बात की है, शपथ लेने की प्रोसीजर्स वहां बताया। फिर खंड 7 ये कह रहा है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नियुक्त होने के बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में अभिवचन का कार्य नहीं करेगा, कोई पैरवी नहीं कर सकता। जहाँ क्लियर मना कर दिया, यदि एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हो गया है तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। ये आर्टिकल 124 हुआ। अब 124A आते हैं, जो नया आया, ये वर्ष 2014 में इसे इंसर्ट किया गया था, जिसका नाम है न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये अगेन कुछ विधि आयोग की सिफारिश के बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था, NJSE शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, बात करता है कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा। अब यहाँ पर किससे कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, तो इसी खंड 1 में ही बात करता है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो अध्यक्ष होगा, पदेन। दूसरा बात करता है कि 2 अन्य ज्येष्ठ वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जो सीजेआई से जस्ट नीचे के रैंक में होंगे, वो भी सदस्य होंगे इसमें। और तीसरा कहता है कि लॉ मिनिस्टर, विधि और न्याय बार साधन मंत्री पदेन सदस्य होगा। यहाँ लॉ मिनिस्टर की बात की, वो पदेन सदस्य होगा। डी कह रहा है कि प्रधानमंत्री और सीजेआई और लोकसभा का जो प्रतिपक्ष का नेता है, या यदि प्रतिपक्ष का नेता ऐसे नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो नेता है, वो उनके द्वारा मिली हुई समिति, गठित समिति द्वारा नॉमिनेटेड 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, वो भी इसके सदस्य होंगे। अब वो 2 सदस्य कौन से होंगे? 2 विख्यात व्यक्ति, पीएम, सीजेआई, विपक्ष के नेता, इनकी समिति से जो है इनके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। कौन होगा वो व्यक्ति? एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट मतलब विख्यात पर्सन व्यक्ति होगा। अब ये एमिनेंट पर्सन के लिए कह दिया यहाँ पे, कोई भी विख्यात व्यक्ति उसको सदस्य बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है एमिनेंट पर्सन में जो 2 पर्सन होंगे, उनमें से कम 1 सदस्य SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज या महिलाओं से संबंधित उनके प्रतिनिधित्व को दर्शित करने के लिए उनसे संबंधित होगा। अब फिर यहाँ पर है कि कितने दिन तक के लिए काम करेगा, तो यहाँ प्रोवाइडेड कह रहा है कि ऐसा जो एमिनेंट व्यक्ति है, विख्यात व्यक्ति, 3 वर्ष की अवधि के लिए नॉमिनेटेड होगा और दोबारा चुना जाने के लिए पात्र नहीं होगा। तो एक बार चुन लिया, उसके बाद दोबारा उसे नहीं चुना जाएगा।
यहाँ ये बात की है। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग 124A में हमने देखा, इसके कार्य क्या है वो 124B में बताए हैं। कार्य 124B में ये जो है वो उसमें बता रखे हैं। ये एक्चुअल में जो है 99वें संविधान संशोधन द्वारा इंसर्ट हुआ था, जहां पर कॉलेजियन व्यवस्था को समाप्त किया गया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, और इसी को इंसर्ट करके आर्टिकल 124A बनाया गया। लेकिन अब जो है वर्तमान में इसे भी, इसकी स्थिति क्या है तो इस पर देखते हैं। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। इसको जो है उच्चतम न्यायालय में एक प्रकरण है जिसमें डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2016 तो 2016 सुप्रीम कोर्ट 117 जो है इसकी 16/10 को इसका जजमेंट हुआ 15। हाँ, इसमें ये कहा, इसको जो असंवैधानिक घोषित किया गया, और इसमें ये कहा कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो शक्तियों का पृथक्करण है उनके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनता है, इसीलिए ये असंवैधानिक है। वर्तमान में NJC की व्यवस्था को लागू नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है और कॉलेजियम व्यवस्था को ही अभी फिलहाल फॉलो किया जा रहा है। तो थोड़ा ऊपर करें। ये 124B फंक्शंस के बारे में बात करता है कि जो कृत्य क्या होंगे। तो ये कह रहा है कि CJI, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस, इनकी नियुक्ति की सिफारिश करना, ट्रांसफर्स की सिफारिश करना इन्हीं की, और ये सुनिश्चित करना कि वो भाई सक्षम है कि नहीं है कार्य, इनकी सबके वाच करने का काम NJC का है। ये एक सामान्य बात थी। और इनकी प्रक्रिया है भाई, जो CJI है और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति की प्रोसीजर है, संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकती है कार्य चयन, ये 124C कह रहा है। तो ये यहाँ जनरल बात थी कि इनका कार्य क्या होंगे 124B में, और 124C में कह दिया कि जो संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकती है इन्हें। अब बात आती है सर, कुछ केस लॉज है इसमें ऊपर करें। हाँ सर, अच्छा यहाँ वो वापस से कॉलेजियम की व्यवस्था को थोड़ा ऊपर। हाँ सर और नहीं है यहाँ पर, वापस यहाँ पर तो इसके बाद में नेक्स्ट आगे से आगे बढ़ते रहे सर। वो 124 नहीं, ऊपर मतलब वापस से आगे बढ़ना है, 125 के आसपास आना है सर। हाँ, और हाँ नहीं है सर, ये केस तो। यहाँ सर कुछ दे रखा था मैंने, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में कुछ दे रखा है, लिख रखा है मैंने। ये तो है आपका सर 125 पे आ जाइए आप तो सर, ठीक है। हाँ, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा। हाँ सर, ये बस यहीं पे है सर। ठीक है सर। हाँ, न्यायाधीशों की वेतन के बारे में बात की है, तो वेतन कौन तय करेगा? तो वेतन संसद विधि द्वारा तय करेगी, और यदि ऐसे विधि द्वारा प्रोविजन जो बंद नहीं किए हैं तो सेकंड शेड्यूल के अनुसार मिलेंगे। और बात दूसरे इसी में है कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, उनके विशेषाधिकार हैं, भत्ते क्या होंगे, उनकी अनुपस्थिति में क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे होगी, पेंशन विधि द्वारा जो है संसद तय करेगी, और इसका ये है। अब यहाँ एक नेक्स्ट बात आती है कि जब ये जो 33+1 की जो व्यवस्था है अभी प्रेजेंट में, तो अब यहाँ ये है कि
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात आती है 126 में, तो ये कब हो सकता है? तो ये कब हो सकता है? तो यहाँ बात की है कि जैसे चीफ जस्टिस है, पद रिक्त हो किसी कारण से, या वो एब्सेंट है, 8-10-15 दिन की छुट्टियों पे चले गए हैं, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, कुछ भी है, या अन्य कारण से वो पद कर्तव्य में तुरंत असमर्थ हो गए किसी भी बीमारी के कारण या किसी और कारण से, तो ऐसी व्यवस्था में कार्यकारी चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 126 में। तो यहाँ पर जो बात है कि भारत का मुख्य यहाँ बात वही आ रही है, पद रिक्त अनुपस्थिति है या अन्यथा पद करने कार्य करने में असमर्थ है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। अन्य कौन होंगे? वो 33 में से होंगे। 33 + 1 है, +1 के लिए व्यवस्था हुई है कि वो बीमार हो गए हैं या पद रिक्त है या किसी कारण से, तो वहाँ 33 में से किसी एक को नियुक्त किया जा सकता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में। और वो अपना कार्य संपादित करेगा। ये बात की है 126 में। तो यहाँ भी बात वही है कि राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह से 33 में से एक को एक्टिंग सीजेआई के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो कॉलेजियम में अगेन वही बात है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। 4+1 की है, तो वो +1 मान लीजिए खुद ही बीमार हो गए हैं, कुछ ये हो गए, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह से। अब आर्टिकल 127 की अपॉइंटमेंट्स ऑफ द एडोक जजेस, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति। तो यहाँ जो आर्टिकल 127 है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। फिर यहाँ की तदर्थ न्यायाधीश क्या होंगे, कौन होंगे? तो ये बात आ रही है कि गणपूर्ति पूरी ना हो एक तरह से, कि सुप्रीम कोर्ट में जो है किसको नियुक्त किया जाएगा एडोक के रूप में, कि उच्चतम न्यायालय में सत्र आयोजित करने के लिए, मतलब रोज रेगुलर कोर्ट चलानी है, उस चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं है, तो गणपूर्ति पूरी करने के लिए सीजेआई राष्ट्रपति की सहमति लेगा, संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करेगा। मतलब राष्ट्रपति की सहमति, संबंधित हाई कोर्ट की का परामर्श, उसके बाद में हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए। नियुक्त तो वर्ड नहीं है यहाँ पे, लिखित अनुरोध करना है। जो अधिनियम इसमें पढ़ते हैं आर्टिकल में, तो यहाँ तो लिखित में अनुरोध करने के बारे में कहा है, रिटर्न में रिक्वेस्ट करेगा और उसके बाद में यहाँ पर वो कार्य कर सकेगा। तो 127 ये कहता है कि संसद उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने के लिए या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति पूरी ना हो, कोरम पूरा ना हो, तो चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, कंसेंट से, और उस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से परामर्श करने के बाद में जो है उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए वो जो है उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध करेगा, कर सकेगा, और यहाँ पर उस रूप में वो कार्य कर सकेगा। और अब वहां पर ये कह रहा है अपने कर्तव्य की जो है प्रायोरिटी देगा उसमें। खंड 2 ये कहता है कि प्रायोरिटी के साथ कार्य करेगा जो उसको कार्य दिया गया है। हाँ, अब आर्टिकल है 128। तो 128 बात करता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। यहाँ उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है यहाँ पे, मतलब उन्हें कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। उपस्थिति है यहाँ पे, नियुक्ति वर्ड भी नहीं है। उपस्थिति है कि उच्चतम न्यायालय में बैठकों में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको कौन कौन से हैं वो, तो यहाँ बात आती है कि वो सीजेआई अगेन अनुरोध करेगा, रिक्वेस्ट करेगा रिटर्न में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से रिटायर्ड जजेस। अब कौन कौन से हैं वो, तो यहाँ पर रिटायर्ड जजेस कौन कौन से हैं, तो यहाँ बात करता है कि उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय, अब तो नहीं है, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य भी हो, कोई वो उस समय बीमार ना हो, कोई और कारण से इनकेपेबल ना हो गया हो। तो पहले ये कहा कि उच्चतम न्यायालय का या फेडरल न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और उच्चतम न्यायाधीश के रूप में
बैठने और कार्य करने का उसको अनुरोध कर सकेगा। तब यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा बताए गए भत्ते लेकर के भत्ते उसको दिए जाएंगे, संसद की विधि द्वारा नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो नियुक्त होगा उसको जो है राष्ट्रपति द्वारा आदेश से जो भत्ते होंगे वो ही मिलेंगे, ना कि संसद द्वारा विहित मिलेंगे। ये थोड़ा अलग है। और यहाँ उपस्थिति का जो उनको कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है चीफ जस्टिस, और वो कार्य कर सकते हैं उस रूप में। और यदि वो सहमति ना दे तो नियुक्त वो कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार सहमति के बाद ही उनकी सहमति रिटर्न में आएगी, उसके बाद उनको कार्य करने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। अब आर्टिकल 129 नेक्स्ट जो आता है, ये बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अभिलेख न्यायालय भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभिलेख न्यायालय होगा और अपने अवमान पर दंड देने की शक्ति होगी। अब यहाँ अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय के जितने भी जजमेंट्स, फैसले जो भी होंगे, उनका रिकॉर्ड होगा और वो संरक्षित होंगे, और अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाउंड होंगे, अबद्धकारी होंगे और विधि का बल रखेंगे। और यदि उसका कोई कंप्लायंस नहीं करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या कोई, तो यहाँ पर वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है। इसलिए अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात की गई है। अब ये प्रेजेंट में एक इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमने कुछ महीनों पहले देखा था, जिसमें प्रशांत भूषण जी को 1 रुपये का फाइन दिया गया। इसी तरह का था कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के जो जजमेंट थे या कुछ फैसले थे उन पर टिप्पणी करी, तो उच्चतम न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और ये कहा कि अवमानना की श्रेणी में आता है खुले में इस तरह की टिप्पणी करना। फर्स्ट पर्टिकुलर जो टिप्पणी उन्होंने की थी, तो ये इसमें 129 का ये उदाहरण है कि वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई उन्होंने की। और भी कई उदाहरण रहे हैं इस पर। सर इस पे मैंने शेयर भी किया था, कंटेम्प्ट के संबंध में है, कुछ केस लॉज है। मिस हो गया, कहाँ रह गया। चलिए सर ठीक है। हाँ, ग्रुप पे तो नहीं भिजवाया आपने? याद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं तो शेयर किया है। ठीक है सर। उसमें कुछ केस लॉज हैं, वो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, मैं अलग से शेयर कर दूंगा। उसमें है, बस उन्होंने बातें की हैं कि अभिलेख न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट अपने और सबऑर्डिनेट पे बाउंड अबद्धकारी है और अवमानना पे उसी के रूप में है जो मैंने बात की, वैसे ही केस लॉज है। फिर आता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, तो यहाँ बताया आर्टिकल 130 में कि दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान जिन्हें सीजीआई राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त करे, तो यहाँ दिल्ली में। अब बात आती है ज्यूरिडिक्शन की। तो ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को किस किस रूप में कार्य करने के लिए वो शक्तियां हैं। तो पहली बात है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आरंभिक अधिकारिता, जिसके अंदर आर्टिकल 131 और यूं कहें रिट की संबंधित शक्तियां हैं जो आर्टिकल 139 में बताई है 139 में। तो ये आरंभिक ज्यूरिडिक्शन कह सकते हैं। तो आर्टिकल 131 आता है आरंभिक अधिकारिता क्या होगी, कौन से मामलों में होगी। तो यहाँ बात है 131 में कि सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता होगी। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कौन से मामलों के लिए होंगी, जो केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है उस पर। दूसरा, केंद्र सरकार मतलब भारत की सरकार और एक या अधिक राज्य तथा इनके मध्य विवाद है, और दूसरी ओर जो है एक या अधिक राज्य हों। मतलब एक तरफ तो एक केंद्र सरकार भारत की सरकार, दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हों। सेकंड में कहा है कि भारत की सरकार और एक या अधिक राज्य एक तरफ, दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो, उनमें विवाद हो। तीसरा है कि दो राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो। अब ये विवाद किस प्रकार के मामलों में हो,
किसी विधि या तथ्य का प्रश्न जो लीगल अधिकार, विधिक राइट के एग्जिस्टेंस या उसके विस्तार पर बात करता हो, वहां इन बिंदुओं का निर्धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता होगी। अधीनस्थ न्यायालयों को इस पर आरंभिक अधिकारिता नहीं होगी। प्रश्न है विधि का अधिकार या अस्तित्व। विधि के अधिकार का अस्तित्व है, उसका विस्तार कहाँ तक है, इन बातों पर निर्भर जो होंगे उन पर आरंभिक अधिकारिता होगी। अब यहाँ एक बात और की गई है कि यदि प्रोवाइडेड है विजय सर कल ले लें, बाकी रिमेनिंग मंडे को ले लें। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, चर्चा हो जाए थोड़ी सी। चलिए, है ना, कुछ लोगों ने 34(1) लिख दिया था, वो 33(1) है जो है। अच्छा अनुरुद्ध, एनजेएसी पर कुछ बोलेंगे आप थोड़ा सा? अनुरुद्ध, एनजेएसी पे कुछ और आप ऐड करना चाहें? सर लगभग सभी सब कुछ ही सर ने कवर कर दिया है, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, वैसे तो सारा कवर कर लिया है उन्होंने। हाँ सर, सब कुछ ही कवर करा है। हाँ, चलिए, एनजेएसी बहुत बढ़िया तरीके से दिग्विजय सर ने बातचीत रखी अपनी, और हमें भी पहले बार शायद कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कई सारी चीजें, जैसे मैं तो मेरे बारे में व्यक्तिगत कहता हूँ कि मुझे बहुत पढ़ा होगा मैंने, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से हम देख रहे हैं। चलिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, ये कोई बताएगा? AOR, हाँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए और कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि AOR कौन होता है। सेम ईयर। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में कुछ एडवोकेट्स होते हैं जिनका रिकॉर्ड होता है और आर्ग्यूमेंट्स केवल वही कर सकते हैं, आई थिंक। चलिए भावना, कुछ बोलेंगे आप इस पे, AOR पे? भावना, चलिए, और कोई बताएगा AOR का मतलब क्या होता है? कोई एग्जाम होता है क्या, है ना, उसके पेपर्स होते हैं? किसी ने देखा है कभी AOR? वो इज AOR? हाँ अनुरुद्ध, आप बताएंगे, बताएं जरा। सर AOR बेसिकली सर, अगर हम, हाँ एग्जाम होता है उसका, बिल्कुल होता है। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके अंदर, उसका अगर आपको अप्लाई करना है, और उसमें भी कुछ जो सीनियर एडवोकेट के नाम में प्रैक्टिस की हो उसके बाद ही। अब सर पर्पस क्या है इसका सर, बेसिकली कि जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर, आप कोई भी जाके एडवोकेट जाके फाइल नहीं कर सकता। तो वो एक स्पेसिफिक बॉडी है, स्पेसिफिक एडवोकेसी है जो इसको फाइल कर सकते हैं, और वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। उनको सर पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनके थ्रू ही सब कुछ फाइल होगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ भी लगे, कोई भी लेके कोई भी फाइल करना ना कर दे एकदम से। तो क्वालिटी मेंटेन रहे। और इनका एक और चीज होता है कि सर पर्पस ये भी है इसका, जो भी एडवोकेट है वो सुप्रीम कोर्ट के एक रेडियस है, मतलब एक स्पेसिफिक किलोमीटर है, उसके अंदर उनका ऑफिस भी हो, ये भी एक इसके अंदर मतलब कंडीशन है। और सर मेन पर्पस तो यही, मतलब यही पर्पस तो यही है सर इसका। और इसको, यस सर, और बाकी तो आप बता ही सकते हैं इसका। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से अनुरुद्ध ने बात रखी है। आज आप फिर देखिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, है ना, हमारा तो एक समूह बना हुआ है इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का, उसमें AIB और AOR दोनों लिख रखा है। तो उसका पेपर का जब आप लेवल देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इट्स रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ए AOR। अब वहाँ जो सीनियर एडवोकेट है या जो AOR है, प्रायर कोई AOR है, उसके अंडर में कितने समय आपको काम करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इफ यू आर रिसाइटिंग एनी केस लॉ एट देयर, देन सेकंड क्वेश्चन कैन बी देयर। तो वीर विक्रम रख लें, AOR के बारे में कुछ आज शेयर करिए ग्रुप पर। चलिए, पहला क्वेश्चन गणेश वालका का था कल के उसको लेकर। गणेश अपना क्वेश्चन रख दे जरा जल्दी से, अनम्यूट करिए गणेश। कल वाला क्वेश्चन रख दीजिए आपका।
गणेश अनम्यूट करें। हेलो, सुनाई दे रहा है गणेश? चलिए, और कोई बताएगा आज थोड़ा सा क्या क्या डिस्कशन हुआ? गणेश के यहाँ कोई प्रॉब्लम है शायद टेक्निकली। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट, सामने से अनम्यूट करिए मोबाइल पे। चलिए, कौन बता रहा है? रोहित आज बताएंगे जरा क्या क्या डिस्कशन करवाया। गणेश अनम्यूट करो सामने से, आपके यहाँ मोबाइल ये जो ऑडियो है। सर अब हाँ, हुआ है, पहले प्रॉब्लम हो रही थी कुछ। हेलो, चलो बोलो, अब बोलो रोहित को फिर बात। सर कल वाला प्रश्न पूछूं? पहले थोड़ा सा रिकॉल भी करवा दो आज जो पढ़ाया है दिग्विजय सर ने। सर एक सेकंड, आप ही बता दो। सर मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। सर ने थोड़ा सा जो सर ने कहा था कि वो केस लो मिस हो गया, तो मैं उसको फुलफिल करते हुए शुरुआत करूंगा। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129, वो सर मामला था दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य 1991 का। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल, बोले बोले। मामला ये था कि उक्त मामले में गुजरात राज्य के नडियाद नगर में सितंबर 25, 1989 को एक ऐसी घटना घटी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने किसी मुकदमे के संबंध में गुजरात राज्य के नडियाद तहसील के सीजेएम श्री पटेल से नाराज थे। उनको गिरफ्तार करके मारा पीटा और बलपूर्वक शराब पिलाई और हथकड़ी लगाकर कथाकथित आरोप ये लगाए कि उन्होंने राज्य में कानून उल्लंघन कर शराब का सेवन किया है, वह आवारागर्दी की है, कि जांच के लिए पैदल अस्पताल ले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने इसके लिए इस दशा में उनकी फोटो खिंचाई जो पूरे देश में समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई। इसमें अनेक अधिवक्ता संघों ने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी दायर की। न्यायालय ने घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री सहाय को नियुक्त किया। उन्होंने उक्त अधिकारियों को दोषी पाया और दंड देने के लिए सिफारिश की। इन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई, ये माना इन्होंने। और एक दूसरा केस लो, एक और है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 3 सदस्यीय पीठ द्वारा इंद्री विनय चंद्र मिश्र के मामले को में दिए गए विनिश्चय को उलट दिया और साथ ही यह अभिनिर्धारित किया कि आर्टिकल 129 के अधीन न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति विस्तृत है, किंतु इतनी विषाद भी नहीं कि अधिवक्ता अधिनियम में विहित प्रक्रिया को तिलांजलि देकर यह अभिनिर्धारित कर सके कि कोई अधिवक्ता वृत्तिक औचार का दोषी है। इसमें सर एक, मैं सब यहाँ एडल्ट है, मैं बोलना चाहूंगा कि एक एडवोकेट्स के, एक महिला एडवोकेट से अफेयर को लेकर शुरू हुआ था ये मामला। उसमें एडवोकेट इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए ये डिसाइड किया था। अब एक जो प्रशांत भूषण का केस है उस पे भी मेरी राय ये रहेगी कि आज उसके भी फैक्ट्स निकालिए। वैसे अनिरुद्ध पहले बोल चुके हैं इस विषय पर कि क्या मामला था, उन्होंने ट्वीट किया और क्या क्या वो कह रहे थे, तो जरा निकाल के लाइए, नहीं तो अनिरुद्ध कल आपको बताएंगे। ढूंढिए आज जरा उसको। चलिए गणेश पूछे, क्वेश्चन क्या था आपका? सर कल का क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। लोगों ने देखा नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखना चाहिए था, इन्होंने डाल दिया था सुबह में। सर ये है कि आर्टिकल 118 जो प्रक्रिया के नियम है, क्या वो आर्टिकल 13 के अधीन जुडिशियल रिव्यू के अधीन आते हैं क्या? If Parliament is making or drafting or just making any rules of procedure of it, that can be come in the judicial review of Article 13 or not? बताइए बाकी लोग क्या आंसर है इसका। देख लीजिए आर्टिकल जो ये जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस आर्टिकल को देखिए जरा, बताइए जरा जल्दी से, कोई बोलिए, आंसर दीजिए जरा।
सर आर्टिकल 122 का जो क्लॉज नंबर 2 है उसमें बताया गया है कि संसद में जो भी प्रक्रिया का कार्य संचालन या विनियम करने की और व्यवस्था बनाए रखने की जो भी मतलब 180 में जो भी किया है उसके लिए वो कुछ भी पावर रखता है, तो उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। तो मतलब ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, जो भी प्रोसीजर जो भी वो बनाते हैं रूल रेगुलेशन। 122 है ना, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इंक्वायरी और पार्लियामेंट कल भी अपन ने इस पे चर्चा की थी, लेकिन कल ये ओपन क्वेश्चन था, आज इसको क्लोज एंडेड में चेंज कर दिया। चलिए, रेखा इज टेलिंग अबाउट दैट वन कि देयर इज अ आर्टिकल 122 क्लास 2 फॉर दैट वन एंड तो बोलिए बाकी लोग बताइए। गणेश इस पे अग्री है या कुछ आपको डिफेंड वो करना है? नहीं सर, मैं इससे एग्री नहीं हूँ इस आंसर से। आंसर से क्योंकि सर ये जी सर, क्योंकि 122 ये कह रहा है कि न्यायालयों और संसद की कार्यवाही की जांच की जाना, तो कार्यवाही की जांच की जाना, ना कि कार्यवाही के नियम की। 118 कार्यवाही के रूल्स की बात कर रहा है, प्रक्रिया के रूल्स की बात कर रहा है। मैं वहां ये बात नहीं कर रहा है कि वहां क्या शोर शराबा होता है उसकी जांच करता है या नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जो प्रक्रिया के रूल्स है, उन रूल्स को, लिखित रूल्स जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन आते हैं या नहीं आते। मेरा प्रश्न ये है। अच्छा, वो रूल्स तो पार्लियामेंट में बनेंगे या बाहर बनेंगे? पार्लियामेंट में ही बनेंगे सर। फिर वो जुडिशियल रिव्यू में आएंगे या नहीं आएंगे? आई थिंक आना चाहिए सर। आना चाहिए। तो ऐसा कोई आपको ध्यान आता है जब पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया और उस पर कोई केस लॉ मिला हो? बताइए आप लोग, किसी को ध्यान आता है कुछ? सर यदि क्लॉज 2 को 122 के क्लॉज 2 को वापस रीड कीजिए, इसमें मेरे ख्याल से इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस दोनों आ रहे हैं, उसमें है कि इसका मतलब रूल्स और रेगुलेशन को विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की कोई भी शक्ति है, तो उसमें रूल और रेगुलेशन बनाने के प्रोसीजर भी आएगा। आई थिंक पढ़ लीजिए इसको इंग्लिश में। नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना तो ऑफिसर आएगा ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर तो जो वहाँ सेक्रेटरी है, बाकी लोग हैं, उनकी बातचीत हो रही है मेरे हिसाब से, है ना। पढ़ते हैं इसको थोड़ा। इन वूम पावर्स आर वेस्टेड बाई, जिनमें समाहित की गई है, और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर को रेगुलेट करने की बातचीत है। तो हाउ अ प्रोसीजर कैन बी रेगुलेटेड आफ्टर फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दैट, उसके लिए नियम और विनियम बनाने के बाद में ही उसको रेगुलेट किया जा सकता है, जैसा मैं समझ रहा हूं। आप मुझे एडिट करिएगा। और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पहले बात तो क्या आ गए, रेगुलेशन प्रोसीजर आ गया उसका, तो उसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। और जो बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो वहां क्रियाकलाप है उसको, और फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर देयर इज अ रूल्स फॉर नेसेसरी फॉर दैट वन आल्सो। जो मेंटेनिंग ऑर्डर होगा उसको मेंटेन करने के लिए भी कोई रूल्स फ्रेम करने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ऑरली ऑर्डर दिया और काम हो गया। इन पार्लियामेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द jurisdiction of any court in respect of the exercise by him for those powers. तो no officers and vested this constitutional regulation shall be subject, वो कहीं पर भी सब्जेक्ट यानी वो नहीं रहेगी। क्या हिंदी में पढ़ ले, संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसके द्वारा इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनिमय करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने प्रयोग के विषय में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। अब मेरा तो यहाँ, मैं यदि मैं होता या मैं डिसाइड करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि नो, कोर्ट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ jurisdiction on that one and there is a less possibility of judicial review. गणेश, मेरा कहना ये है कि अभी भी डाउट हो तो ये अपन इसको क्वेश्चन को खुला रख देते हैं, दिन में थोड़ी माथापच्ची करो और जरा निकाल के लाओ। मेरे साथ कितने लोग हैं, जरा अपना थम्स अप लगा दीजिए, जरा वोट कर लेते हैं। मान लीजिए कॉलेजियम या अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हो, तो कौन कौन मेरे साथ है, मेरे विरोध में है क्या सारे लोग? सर एक आगे की चर्चा है थोड़ी 136 की। पहले इस चर्चा को खत्म कर दें, फिर उसके बाद आगे चले। इसी पे है सर। बोलिए बात है, आ जाइए। जैसे आर्टिकल 329 है,
आर्टिकल 329 में, हाँ उस पे एक बात कही है कि निर्वाचक के संबंधित 329 ओपन करवा दो एक बार दीजिए सबका। हाँ सर, वो थोड़ा सा कि कुछ प्रश्न खड़े हैं मेरे मन में भी, इसलिए थोड़ा दूर करने के लिए है कि वहां ये कहता है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, मतलब निर्वाचक संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब यहाँ कह रहा है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी कहा हो, आर्टिकल 3 to 7, 327 और 328 में बनाई गई कोई विधि जो उसकी लीगलिटी विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं की जाएगी। इट मीन्स यहाँ अगेन वही बात है कि न्यायालय में प्रसंगत नहीं करेंगे, लेकिन एक केस लो है जो आर्टिकल 136 पर बेस्ड है, वो शंका खड़ी करता है कि जब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है यहाँ पर 136 में कि वो विशेष इजाजत से अपील यहाँ पर की जा सकती है, तो यहाँ टोटल डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ 136 में सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। तो यहाँ दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह AIR 1954 केस है, मैं इसलिए रख रहा हूँ इसको कि इसको देखने की जरूरत है कि यहाँ पे जो है पेज नंबर 520 सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आर्टिकल 329 में किसी भी बात के होते हुए निर्वाचन अधिकरण इलेक्शन ट्रिब्यूनल के विनिश्चयों की अपील 136 के अनुसार की जा सकेगी। मतलब यहाँ 329 को भी ऊपर से ऊपर हो गया है यहाँ पे 136 में। तो क्या अब इनका जो नियमों को चेंज करने की बात आर्टिकल 122 में जो बात आई, क्या ऐसा वहां भी हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ 329 की बात को भी चैलेंज करके और इस केस लो में कहा, तो मैं इसलिए रख रहा हूँ इस केस लो को कि क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं वापस रिपीट करता हूँ केस लो को एक बार आज डिस्कस। दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 520 पेज नंबर। चलिए, दिग्विजय सर ने क्वेश्चन खड़ा किया है, लेकिन मेरा फिर यहाँ मत विभेद है इनसे। यानी मेरा ये मानना है कि दोनों मामले अपने आप में पूरी तरह अलग है ना। देयर आर सो मेनी इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द ऑनरेबल पार्लियामेंट, रेस्पेक्टेड पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को मिली हुई है, ऐसे असेंबली को मिली हुई है, तो बोथ द एस्पेक्ट आर टोटली डिफरेंट। चलिए, बाकी लोग भी अपनी बात रखिए। किसी को कुछ बोलना है इस पे? मैं यदि मेरी क्लास में कहूंगा तो मैं कहूंगा उन्हें पूरी इम्यूनिटी प्राप्त है ना। आप गणेश कह रहे हैं उस पर डाउट है, तो गणेश उस पर डाउट मुझे लाके दीजिए आप, जब मैं मानूंगा। नहीं तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो संसद के पूरे क्रियाकलाप है, नियम कायदे हैं, उस पर यदि कोई केस लो हो तो मैं जो इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहा हूँ मैं भी आज ढूंढूंगा। आप लोग भी ढूंढिए जरा। वर्मा सर कुछ बोलेंगे या राजकुमार जी कुछ बोलेंगे, या आज वो आया नहीं हमारे देव, रेखा कुछ बोलेंगी? किसी को कुछ बोलना हो तो, रंजीत कुछ बोलना हो, बोलो मन में बात जो भी हो। क्या सोचते हैं आप लोग? अनम्यूट करिए और बोलिए। रोहित को कुछ बोलना हो। देखिए, डिस्कशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम रिटेन कर पाएंगे। हाँ बोलिए, रोहित बोल रहे हैं कुछ। रोहित को पीछे भी रोक दिया था मैंने। सर, अभी तक हमने अपने जितने सेक्शन डिस्कस आर्टिकल डिस्कस किया उसमें कहीं पे ये बात आई नहीं है कि संसद द्वारा बनाए गए कोई नियम विनियम या कोई बिल ऐसा, उसमें कहीं जुडिशियल या कोर्ट में कहीं चैलेंज किया गया इन चीजों को लेके। और जहां बात आर्टिकल 118 की आ रही है, नियम बनाने की बात आ रही है, तो अभी तक तो सर चाहे अपन आर्टिकल 13 की बात करें या आर्टिकल 122 की बात करें, तो उसमें थोड़ी बहुत जो सिमिलैरिटीज इससे जो रिलेवेंट है उसके अकॉर्डिंगली तो ये चीज कहती है कि इस चीज को एज अ जुडिशियली या किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, जहां तक मैं समझता हूँ सर। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई नई चीज अपने सामने आई नहीं है इस चीजों को लेके कि इस चीजों को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। बाकी सर आप बताएं। नहीं, ठीक है। और भी हमारे सीनियर साथी हैं, वो अपनी बात रखना चाहें तो 2 मिनट बात रखें। वर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पे? आप क्या समझते हैं, इसका क्या इंटरप्रेट करें? राजेश जी, मैं कुछ हद तक आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर कुछ रूल्स ऐसे बना दिए विच आर अल्ट्रा वायरस, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अगर कुछ रूल्स बना दिए, रूल्स अल्ट्रा वायरस हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा?
क्या रूल्स को अमेंड नहीं किया जा सकता उस कंडीशन में? और अमेंड किया जा सकता है तो हु इज द अथॉरिटी? अब मेरा मामला फिर इस पे आ गया है कि क्या अभी ऐसा कोई इंसिडेंट ध्यान में आया है तो जरा ढूंढिए आप आज गूगल पर, मैं भी कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर सुभाष कश्यप जी को मेल लिखेंगे एक, है ना, कि सर ऐसा कभी हुआ है। सुभाष कश्यप जी का नाम सुना होगा आपने, संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं पूरे देश में। और एक और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दिल्ली से वो आर्टिकल लिखते हैं, उनसे पूछ लेंगे क्या हो गया, फोन लगा के पूछ लेंगे, बुलाया है उनको एक बार जयपुर हमने, पूछ लेंगे। चलिए गणेश, मैं तो अभी तो यदि इस पे इंटरव्यू में मैं बोर्ड में होता या देने वाला और लेने वाला, तो देने वाले में आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं होता कि साहब ये उसका जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। रेखा कुछ बोल रही है, रेखा बोले। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं संसद में, तो वो संसद की जो अपने आप का जो प्रोसेस है वो काफी डेलिकेट है। मतलब वो एक सदन के रखा जाएगा, फिर वो उसके सदस्यों के द्वारा होगा, फिर वो दूसरे सदन के पास होगा, तो कहीं अल्ट्रा वायरिंग जैसी कोई सिचुएशन आती है तो वो पास ही नहीं होगा ना। नहीं, ये तो संसद के इंटरनल वर्किंग के रूल्स की बात हो रही है, बिल की बात नहीं हो रही, बिल और एक्ट की बात नहीं हो रही। ये संसद अपनी क्रियाकलाप चलाने के लिए जो नियम बनाती है कि भाई सब लोग साड़ी पहनकर आएंगे, है ना, सब लोग सर पे साफा लगा के आएंगे, तो ऐसे तो संसद कोई रूल बनाती नहीं है ना, वो भी जुडिशियली बनाते हैं, आर्बिट्रेटर में नहीं बनाते। फिर भी कोई ध्यान में आता हो, गणेश ने अच्छा क्वेश्चन है, ये याद हो जाएगा अपने को, तो इस बार क्वेश्चन जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उतना ही बेहतर बनाते हैं अपने। तो अच्छा क्वेश्चन है, आज ढूंढिए जरा, हम भी ढूंढते हैं, नहीं तो हमारे अनिरुद्ध अभी एग्जाम में बिजी है, नहीं तो वो निकाल के ला देता आपको सब कुछ सारा डिसेक्शन करके। तो अभी रुक जाओ, मिल जाएगा वैसे आंसर इसका, मेरा आंसर ये है, लेकिन फिर भी गणेश इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो मैं उनके प्रोटेस्ट को सम्मान देते हुए अभी इस बहस को जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आया आज पढ़ने में दोनों स्तरों पर। देखिए मजा जब आएगा जब आप इन्वॉल्व होंगे, या आप इन्वॉल्व नहीं हो सकता है पहले बार आप सीआरपीसी और उसको एविडेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से पढ़, लेकिन जब आप दूसरे बार जाएंगे और आप राजकुमार जी को याद करेंगे कि राजकुमार जी ने 13 नंबर का चैप्टर पढ़ाया था, जयपुर अजमेर और कहाँ घुमाने ले गए थे। दिग्विजय सर ने NJAC पर इतना बेहतरीन तरीके समझाया, मुझे आज तक पता नहीं था लेकिन उन्होंने समझाया, तो हम आनंद ले पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहिए। जो लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं अभी तक, जो हमारा लॉ का ऐप है, उस पे आज तकरीबन या तो 50 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, या 10-10 के 3-5 पार्ट में आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, उसे सॉल्व करिए। वो आपके मोबाइल पे भी चलता है और डेस्कटॉप पर भी चलता है, दोनों जगह फैसिलिटी। ये वीडियोज भी हमारे अपडेट होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि कभी राजकुमार सर को वापस सुनना है या दिग्विजय सर को वापस सुनना, तो सुन लीजिए। ये ऑडियो विजुअल तरीके से हमें ज्यादा याद होता है ना। जैसे ऑडियो बुक आने लग गई ना आजकल, तो हमने वेद ऑडियो बुक में सुने थे कई लाखों सालों तक। एक व्यक्ति बोलता था, दूसरा उसको मगअप करता था, फिर वो दूसरे से तीसरे को गया, तीसरे को चौथे को गया। तो ये ऑडियो बुक का मुझे भी किसी ने कॉन्सेप्ट समझाया कि हम वेदों की तरफ वापस आ रहे हैं। भाई तुम्हें पता ही नहीं, हमने वेद लिखे थोड़ी थे पहले तो श्रुति से आए हमारे यहाँ, तो सुनने से हमें ज्यादा याद होता है। ऑडियो और पिक्चर चल रही हो तो और ज्यादा याद होता है। तो ये क्लासेस लाइव है आपके लिए, उस ऐप पर आप देख सकते हैं। उस ऐप की जो कमियां पेशियां वो बताते रहिए, तो उससे अपन अपग्रेड कराते रहिए। चलिए गणेश, आपके क्वेश्चन का उत्तर अंशतः मिल गया होगा। अभी हम अपने आप को विजेता घोषित नहीं करते और आपको हारा हुआ नहीं मानते। अभी तो यात्रा जारी है और ऐसी चर्चाओं से मजा आएगा। थैंक यू, आप हमारे यहाँ इस समूह में आए हमें बेहतर बनाने के लिए। आपको तो क्या पता हम कुछ दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप हमें जरूर बेहतर बनाएंगे। तो हम परमेश्वर को और आप दोनों को धन्यवाद देते हैं, और राजकुमार जी को नई यात्रा प्रारंभ करने के लिए आज शुभकामनाएं। आशा है आप भी और भी साथी जुड़ेंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे तो वो और मजबूत होंगे, है ना।